बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 की ग्लोसरी यानी हमने ये पोएम थी दैट मीन्स वो रीड कर ली है, तो अब हम उसकी ग्लोसरी देखते हैं। ठीक है, ग्लोसरी को फ्रेंड बोलते हैं, लुगत बोलते हैं, और इसमें फर्स्ट वर्ड है फीचर, एनी ऑफ द डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ द फेस एज द आइज, नोज़ और माउथ। ठीक है, इन चेहरे का कोई भी हिस्सा जैसे आँखें, नाक और मुंह। हम इसका देखते हैं बाद में। लिम्ब, अ पार्ट ऑफ द बॉडी। फोक्स, पीपल ऑफ स्पेसिफाइड क्लास और ग्रुप। पजल्ड, कंफ्यूज्ड। किथ एंड किन, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। fearful, फीलिंग और शोइंग फियर और एंग्जाइटी, यानी कोई भी खौफ या परेशानी को ज़ाहिर करना या महसूस करना। पिच, द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ अ टोन, यानी किसी भी लहजे की या किसी भी उसकी हाईनेस और लोनेस, यानी उसका बुलंद होना या उसका आहिस्ता होना। ठीक है, कम होना, उसकी शिद्दत। डॉग्ड, परसिस्टेंट इन एफर्ट, यानी किसी भी कोशिश में मुसलसल, यानी पीछा करना। फ्लॉग्ड, बीट समबॉडी विद अ whip और स्टिक, यानी किसी भी चाबक से या छड़ी से मारना। ठीक है। फ्रूटलेसली, विदाउट रिजल्ट और सक्सेस, यानी किसी कामयाबी या नतीजे के बगैर। ठीक है, अब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। लेट्स सी। यस, फर्स्ट वर्ड है फीचर। फीचर मीन खुदुखाल, करेक्टरिस्टिक्स पार्ट ऑफ द फेस एज द आई, नोज़ और माउथ। ठीक है, किसी भी चेहरे का कोई हिस्सा जिसके जैसे कि आँखें, नाक और मुंह, यानी खदोखाल, उसके चेहरे के खदोखाल, उसके पार्ट्स, करेक्टरिस्टिक्स पार्ट। ठीक है, फीचर्स, खदोखाल। नेक्स्ट है लिम्ब, अ पार्ट ऑफ द बॉडी, उज़ू या अज़ा। ठीक है, यानी बॉडी का कोई भी पार्ट, उसे लिम्ब बोलते हैं। फॉक्स, पीपल इन जनरल, लोग। पजल्ड, कंफ्यूज्ड, परेशान। किथ एंड किन, रिलेटिव्स, रिश्तेदार। fearful, फीलिंग और शोइंग फियर, यानी खौफ महसूस करना या जाहिर करना। ठीक है, खौफनाक, fearful, खौफनाक। पिच, द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस, यानी किसी भी काम की शिद्दत, यानी उसकी बुलंदी या कमी, उसका कम होना या उसका ज़्यादा होना, उसकी शिद्दत। पिच ऑफ टोन, किसी भी लहजे की कमी या ज़्यादती। ठीक है, शिद्दत बोलते हैं इसको। पिच का जो लिटरली मीन है, उसका मीनिंग है शिद्दत। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है डॉग्ड। डॉग मीन मुसलसल पीछा करना, मुसलसल कोशिश करना। परसिस्टेंट इन एफर्ट, परसिस्टेंट मतलब होता है मुश्किल, इन एफर्ट कोशिश, यानी मुश्किल कोशिश किया जाना, मुसलसल कोशिश करना, धुन का पक्का। ठीक है। फ्लॉग्ड मीन बीट समबॉडी विद द whip और स्टिक, यानी चाबक से या छुरी से किसी शख्स की पिटाई करना, या सिर्फ पिटाई करना भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ से पिटाई करना। फ्रूटलेसली, बेसूद, यानी किसी रिजल्ट या कामयाबी के बगैर। ठीक है, बेसूद यानी किसी नतीजे के बगैर। विदाउट रिजल्ट और सक्सेस, बेसूद, ज़ाया। ठीक है, तो यस, हियर इज़ द ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में डायलॉग्स आते हैं या कोई भी यानी स्पीकिंग स्किल पे कोई भी एक्टिविटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन स्किल में एक स्टोरी है, और उस स्टोरी को आपने कोर्स से सुनना है, और एंड पे जो आंसर हैं, कंप्रीहेंडिंग क्वेश्चन है, उनके आपने आंसर करना है। ठीक है, तो लिसन टू द स्टोरी केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस then that given at the end. Okay, story's title is The Piped Piper. ठीक है, Piped Piper.
A long time ago, the people of Hamelin had a big problem. बहुत पहले, यानी लंबा अर्सा पहले, हिमालय के लोग एक बड़ा प्रॉब्लम या एक बड़ा मसला उन्हें पेश आया. There were too many rats. बहुत से चूहे थे इन हेमलिन में बहुत से चूहे थे. People tried everything to get rid of them, but in vain. यानी वहाँ के लोगों ने उनसे चूहों से निजात हासिल करने के लिए हर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे. Even the cats would not do anything. हालांकि could not do anything. जो वहाँ की बिल्लियाँ थीं वो भी कुछ ना कर सकीं. One day, एक दिन, the chief of the town, जो उस टाउन का चीफ था, जो बड़ा था, उसने called a meeting. उसने एक मीटिंग बुलाई, उसने एक मीटिंग की. He told that, उसने बताया, he would give 10 sacks of gold to anybody who saves them from rats. यानी वो सोने की 20 बोरियां देगा उन किसी शख्स को देगा जो उन्हें चूहों से निजात देगा, ठीक है, या उन्हें चूहों से बचाएगा. फाइनली, आखिरकार, वन डे, एक दिन, अ स्ट्रेंजर केम टू हैमलिन. एक अजनबी हैमलिन में आया, यानी उस टाउन में आया. ही सैड, उसने कहा, टू द चीफ से कहा, या सरदार से कहा, दैट ही वुड रीड दैम, कि वो उन्हें निजात देगा, उन्हें बचाएगा, ऑफ रैट्स, चूहों से, कि वो उन्हें चूहों से निजात देगा या बचाएगा. देन ही टुक हिज पाइप, फिर उसने अपना पाइप लिया. एंड स्टार्टेड प्लेइंग एन ओड बट वंडरफुल ट्यून. तो उसने एक अजीबोगरीब लेकिन वो शानदार धुन बजाना शुरू की. ऑल द रैट्स इन द टाउन, उस टाउन में सब चूहे, हेयर द म्यूज़िक, उस म्यूज़िक को सुना, मौसीकी को सुना. एंड बिगेन टू रन टू हिम, और उसके पीछे भागना शुरू हो गए. एज ही वॉक थ्रू द स्ट्रीट्स, जैसे ही वो गलियों में से गुजर रहा था, ऑफ हेमलिन की, जैसे वो हेमलिन की गलियों में से गुजर रहा था. प्लेइंग हिज पाइप, अपना पाइप बजाता हुआ, अपना बाजा बजाता हुआ. मोर एंड मोर रैट्स फॉलोड हिम, तो ज़्यादा से ज़्यादा चूहे उसके पीछे होते गए. द क्लेवर मैन टुक दैम, चलाक आदमी ने, होशियार आदमी ने उनको लिया. ऑल टू द रिवर, दरिया की तरफ, यानी चलाक आदमी उन्हें दरिया की तरफ ले गया. देयर, वहाँ, ऑल द रैट्स, सब चूहे, फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गए. एंड ड्रॉन, और डूब गए. वहाँ पे सब चूहे पानी में गिर गए और डूब गए. हैमलिन वाज फ्री फ्रॉम रैट्स, हैमलिन जो टाउन था वो चूहों से पाक हो गया, चूहों से खाली हो गया, ठीक है. द पाइट पाइपर वेंट बैक टू कलेक्ट हिज रिवार्ड, वो वापस गया अपना रिवार्ड लेने, अपना इनाम लेने के लिए दोबारा वापस गया. एज द प्रॉब्लम वाज सॉल्व, जैसे मसला हल हुआ, द चीफ बिकेम ग्रीडी, सरदार जो है वो बहुत लालची हो गया. एंड डिड नॉट वांट टू पे हिम एनी मनी, और वो उसे कोई भी रकम अदा नहीं करना चाहता था. द पाइट पाइपर वॉज वेरी एंग्री, जो पाइट पाइपर है वो बहुत नाराज़ हुआ. ही थॉट, उसने सोचा, टू टीच हिम अ लेसन, कि सरदार को सबक सिखाया जाए, तो उसने उसे सबक सिखाने का सोचा. द पाइट पाइपर बिगेन प्लेइंग हिज पाइप अगेन, पाइप पाइपर ने दोबारा अपना जो बाजा है उसने बजाना शुरू किया. इस मरतबा, इस वक्त, ऑल द चिल्ड्रंस इन हेमलिन टाउन में जो सब बच्चे थे, हेयर द म्यूज़िक, मौसीकी सुनी. एंड ran आफ्टर हिम, और उसके पीछे भागे. ही टुक दैम, उसने उन्हें लिया. उसने उन सब को लिया, यानी उन सब बच्चों को लिया. टू द केव, गार की तरफ. आउटसाइड द सिटी, शहर से बाहर. तो उसने उन सब बच्चों को शहर से बाहर गार की तरफ ले गया. ही देन क्लोज द केव डोर, फिर उसने जो गार का दरवाज़ा है वो बंद कर दिया. विद अ ह्यूज शॉक, एक बड़ी चट्टान से, यानी बच्चों को चट्टान की तरफ गार की तरफ ले गया, गार के अंदर ले गया, और जो गार का दरवाज़ा है उसको एक बड़े पत्थर से, बड़ी चट्टान से बंद कर दिया.
ओनली 2 चिल्ड्रंस वर लेफ्ट बिहाइंड, सिर्फ 2 बच्चे बाहर रह गए, पीछे रह गए। कौन से? वन लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, हु हैड हर्ट हिज लेग, जिसकी टांग में तकलीफ़ थी, जिसकी टांग का नुकसान हुआ था, वो बच्चा। एंड द गर्ल, और एक छोटी लड़की, हु वाज डेफ, जो कि बहरी थी। यानी ये 2 बच्चे रह गए, बाकी सब बच्चे चले गए। यानी वो एक बच्चे की टांग का मसला था और दूसरी बच्ची बहरी थी जिसने सुना नहीं, तो ये 2 बच्चे जाने से रह गए। ठीक है। नाउ द चीफ वॉज अशेम्ड ऑफ ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस, अब जो सरदार था वो अपने वादा तोड़ने पर शर्मिंदा था, वादा खिलाफ़ी पर शर्मिंदा था। ही एंड हिज पीपल वेंट टू द केव, वो और उसके लोग गार की तरफ गए। वेयर द पाइड पाइपर वाज सिटिंग, जहाँ पे पाइड पाइपर बैठा था। एंड बेग फॉर फॉरगिवनेस, और माफ़ी के लिए दरख्वास्त की। दे इवन प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया, ये भी वादा किया, टू गिव हिम, कि उसे देंगे 20 sacks ऑफ गोल्ड, सोने की 20 बोरियाँ। यानी अब उन्हें पनिशमेंट के तौर पर मज़ीद 10 बोरियाँ देनी पड़ गई। ठीक है। तो वो उन्होंने ये भी वादा किया कि वो सोने की 20 बोरियाँ देंगे। फाइनली द पाइड पाइपर लेट द चिल्ड्रन गो, पाइड पाइपर ने बच्चों को जाने दिया। द पीपल ऑफ हैमलिन हैड लर्न, उन्होंने ये सीखा, यानी हैमलिन टाउन के लोगों ने ये सीखा, नेवर टू ब्रेक देयर प्रॉमिसेस, कि उन्हें अपने वादे नहीं तोड़ने चाहिए। यस, ये स्टोरी इज़ रिटन बाय एंड्रिया डायमंड। एंड्रिया डायमंड ने ये स्टोरी राइट की थी पाइड पाइपर की। ठीक है। तो इसके हम ऑरली क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हैमलिन, यानी अगर आपको रीडिंग की स्टोरी रीड की है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है, यू हैव कम्प्रीहेंड द स्टोरी, देन यू आंसर दिस। The next question is, what did the chief Hamlin announces? How was Hamlin freed from rats? Question number 4, why was the Pied Piper angry with the chief of Hamlin? Number 5, how did Pied Piper teach a lesson to the people of Hamlin? Number 6, why was the chief ashamed? ठीक है। तो इसके हम आंसर देखते हैं। यस, क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हैमलिन, हैमलिन के लोगों को क्या मसला पेश था। तो इसका आंसर होगा, द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हैमलिन हैविंग टू मैनी रैट्स देयर, यानी हिमालय के लोगों को ये मसला दरपेश था कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चूहे थे। ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा चूहे रखते थे, या उनके कस्बे में बहुत ज़्यादा चूहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द चीफ ऑफ हैमलिन अनाउंस, यानी हैमलिन के जो सरदार था, जो हैमलिन टाउन है उसका सरदार, उसने क्या ऐलान किया था। द चीफ ऑफ हैमलिन, इसका आंसर है, द चीफ ऑफ हैमलिन अनाउंस 10 sacks ऑफ गोल्ड टू एनीबडी हु सेव्स देम फ्रॉम रैट्स, यानी हैमलिन के चीफ ने, सरदार ने ये ऐलान किया था कि वो उस शख्स को सोने की 10 बोरियाँ देगा जो उन्हें चूहों से बचाएगा या चूहों से निजात देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वाज हैमलिन फ्रीड फ्रॉम रैट्स, यानी हैमलिन टाउन जो है वो चूहों से पाक कैसे हुआ, चूहों से खाली कैसे हुआ। तो इसका आंसर है, पाइड पाइपर प्लेड द पाइप, जो पाइड पाइपर है उसने अपना बाजा बजाया, पाइप बजाया, अपना बाजा बजाया। ऑल रैट्स वेंट आफ्टर हिम, सब चूहे उसके पीछे गए। फेल इनटू द रिवर, और दरिया में गिरे। एंड ड्राउंड, और डूब गए। ठीक है, दरिया में गिर गए और डूब गए। ठीक है। पाइड पाइपर ने बाजा बजाया और सब चूहे उसके पीछे गए और वो उन्हें दरिया की तरफ ले गया और वो दरिया में गिर के डूब गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वाज द पाइड पाइपर एंग्री विद द चीफ ऑफ हैमलिन, यानी पाइड पाइपर हैमलिन टाउन के चीफ से या सरदार से क्यों नाराज़ हुआ था। तो इसका आंसर है, द पाइड पाइपर एंग्री विद द चीफ ऑफ हैमलिन बिकॉज ही रिफ्यूज टू गिव हिम रिवॉर्ड मनी, क्योंकि हैमलिन के चीफ ने, जो सरदार है, उसने उसे इनाम की रकम देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, इसलिए वो उससे नाराज़ हुआ था।
the Pied Piper angry with the chief of Hamelin because he refused to give him reward money. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड पाइड पाइपर टीच अ लेसन टू द पीपल ऑफ हैमलिन. यानी पाइड पाइपर ने हिमालय के लोगों को, हैमलिन के लोगों को कैसे सबक सिखाया. यानी उन्होंने अपना वादा खिलाफी की थी, अपना वादा तोड़ा था, तो पाइड पाइपर ने उन्हें कैसे सबक सिखाया. तो इसका आंसर होगा, ही प्लेड द पाइप अगेन. दिस टाइम ऑल द चिल्ड्रन केम बिहाइंड हिम एंड ही लॉक दैम इनटू द केव. यानी उसने अपना बाजा दोबारा से बजाना शुरू किया और इस दफ़ा उनके सब बच्चे, यानी हैमलिन टाउन के सब बच्चे उसके पीछे आ गए और उसने उन्हें, उन सब बच्चों को एक गार में बंद कर दिया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वॉज द चीफ अशेम्ड. यानी जो सरदार था वो क्यों शर्मिंदा हुआ था, वो क्यों शर्मिंदा हुआ. तो इसका आंसर है, द चीफ वॉज अशेम्ड ऑफ ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस. यानी जो सरदार था वो अपने वादा तोड़ने के खिलाफ, तोड़ने की वजह से शर्मिंदा था, या अपनी वादा खिलाफी की वजह से शर्मिंदा था. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए. अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं. यस, ओरल कम्युनिकेशंस की इसमें यहाँ पे उसका बी पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में आपने क्वेश्चन स्टोरी, यू हैव लिसन द स्टोरी एंड आंसर द कंप्रीहेंडिंग क्वेश्चंस. एंड हियर इज़ द बी पार्ट विच इज़ रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी. आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट ऑफ स्टोरी. यानी ये जो आपने स्टोरी रीड की है, रीड आउट की है, या यू हैव स्टोरी लिसन द स्टोरी, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी एंड व्हाट इज़ द प्लेस and what is the time, beginning, middle and ending of the stories. You have to describe the beginning, middle and ending of the story. ठीक है. अच्छा, first here we discuss about the characters. There are basically two characters. One is Pied Piper and the other is the chief of the Hamelin town. ठीक है. यानी टू बेसिक कैरेक्टर थे, यानी एक पाइड पाइपर और एक जो हैमलिन टाउन का चीफ था. ठीक है, जो सरदार था. और प्लेस इज़ हैमलिन टाउन. द टाइम इज़ द डे टाइम वेयर द इवेंट इज़ प्लेस्ड. ओके. जब वाक़या रौनमा हुआ तो वो दिन का वक्त था. The beginning of the story is the Hamelin town, people of Hamelin town had a great problem. They faced too many rats in the town, and the chief of the town had announced a big reward for the one who saved them from those rats. And in the middle of the story, the Pied Piper character came and he piped the he played the pipe, and all the rats in the town went after him and fell into the river and drowned. Okay. And but the chief refused to give him reward money, and so the Pied Piper thought to teach the lesson him, and he played the pipe again, and this time all the children went followed by him, and he take them into the cave, and he locked the cave with a huge rock. And in the end of the story, the ending is that the chief and all the people of Hamelin town were ashamed of their breaking
breaking their promise, and they go to the cave. They went to the cave where the Pied Piper was sitting, and they begged for forgiveness, and they request for forgiveness, and they said to him that they give him 20 sacks of gold this time. तो ये स्टोरी एलिमेंट्स थे, यानी कैरेक्टर्स, प्लेस, इत्यादि, और टाइम, बिगनिंग, मिडिल और एंडिंग। ठीक है, ये ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में ये एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी आपने डिस्क्राइब करने हैं, बताने हैं। ठीक है, तो ओके, ये हमारा लेसन एक्सरसाइज, हमारा ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग स्किल से रिलेटेड एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, अभी हमारी एक्सरसाइज जो है वो ऑन कमिंग है, यानी वो कंटिन्यूड है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, टिल देन रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, एंड इफ़ यू आर द न्यू वन on this channel, please subscribe my channel and press the bell icon button so that you can receive the new notification of new lesson. Okay, till then the next video. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are doing the question answers of unit number 3, The Twins. Okay, this is a poem, The Twins, and here are the comprehension questions. अच्छा, ये comprehension questions रीडिंग स्किल से रिलेटेड होते हैं, यानी इसमें आपकी रीडिंग की comprehension, आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है कि आप रीडिंग को किस हद तक अंडरस्टैंड कर पाए हैं। ठीक है, आपने लेसन रीड किया है तो आपको लेसन के कंटेंट की आपको कितनी समझ आई है। ठीक है, तो ये comprehension questions होते हैं, यानी आप कितना उसको समझ पाए हो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ट्विंस रिजेंबल एज मेंशन्ड इन द पोएम। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड पीपल टेक देम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द ट्विंस मिक्स अप। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड टू द ट्विंस व्हेन दे वर एट स्कूल, व्हाई। What questions did the poet ask in the last lines of the poem? Question number 6 है, identify and write the rhyming words from the poem The Twins. Then write a poem using these rhyming words. ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसके हम आंसर्स फाइंड करते हैं। और कंप्रीहेंशन में आप ये देखें कि जो आपने लेसन जो रीड किया है उसी, यानी ज़्यादा उसी लेसन से आपके ये क्वेश्चंस हैं, तो आपने उन क्वेश्चंस के अंदर से ही कोशिश करना है कि आप उस क्वेश्चंस के अंदर से क्या आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन के अंदर ही आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ से आप स्टार्ट कर सकोगे। तो नेक्स्ट लेट्स सी द आंसर्स। Yes, here is the first question is, how did the twins resemble as mentioned in the poem। यानी जो ट्विंस हैं वो कैसे एक दूसरे से रिजेंबल करते थे, मुशाबिहत रखते थे, एज मैंशनड इन द पोएम, जैसे कि पोएम में बयान किया गया है। ठीक है, तो हम इसका आंसर करेंगे। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन देखें वो अगर पास्ट में पूछा है तो आप उसका आंसर पास्ट में करेंगे, अगर प्रेजेंट में आंसर किया है तो आप प्रेजेंट टेंस में देंगे, और अगर फ्यूचर में पूछा गया, फ्यूचर टेंस में पूछा गया तो आप उसका आंसर फ्यूचर टेंस में दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो क्वेश्चन है वो पास्ट टेंस में पूछा गया है, हाउ डिड द ट्विंस रिजेंबल्स एज मैंशन्ड इन द पोएम। ठीक है, कि ट्विंस कैसे एक दूसरे से मुशाबिहत रखते थे, जैसा कि पोएम में बयान किया गया है, नज़म में बयान किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, ट्विंस रिजेंबल्ड ईच अदर इन फॉर्म्स एंड फीचर्स, फेस एंड लिम्ब। ठीक है,
हमने आंसर भी पास्ट टेंस में दिया है। ट्विंस रिजेंबल्ड, रिजेंबल्ड सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ट्विंस रिजेंबल्ड ईच अदर इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, यानी ट्विंस एक दूसरे से मुशाबहत रखते थे इन फॉर्म एंड फीचर्स, यानी शक्ल व शुबाहत में, यानी खद खाल में, फेस एंड लिम चेहरे और जिस्मानी अज़ा से, ठीक है। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड पीपल टेक दैम, लोग उन्हें कैसे लेते थे, कैसे यानी उन्हें कैसे किस तरह लेते थे, ठीक है। तो पीपल टुक दैम फॉर वन अनदर, लोग उन्हें एक दूसरे के तौर पे लेते थे, यानी वो इतने उनकी आपस में रिजेम्बलेंस थी कि लोग अक्सर गलती यानी उन्हें समझ नहीं लगता था कि कौन कौन है, ठीक है। यानी जॉन को राइटर के तौर पे और राइटर को जॉन के तौर पे लेते थे, ठीक है। पीपल टुक दैम फॉर वन अनदर, लोग जो हैं उन्हें ट्विंस को एक दूसरे के तौर पर लेते थे, यानी कि वो उन्हें समझ नहीं पाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डिड द ट्विंस मिक्स अप, कि जो ट्विंस हैं वो आपस में गडमड या मिले जुले, कब मिले जुले, ठीक है। यानी ट्विंस आपस में यानी गडमड कब हुए, ठीक है। तो इसका आंसर है दैट ट्विंस मिक्सड अप व्हेन द नर्स वॉश दैम आफ्टर देयर बर्थ, यानी उनकी पैदाइश के बाद जब नर्स ने उन्हें नहलाया या नर्स ने उन्हें वॉश किया तो तब वो आपस में गडमड हो गए, मिक्स हो गए, ठीक है। ये भी देखिए आप पास्ट टेंस में क्वेश्चन है तो पास्ट टेंस में ही उसका आंसर करेंगे। दैट ट्विंस मिक्सड अप व्हेन द नर्स वॉश दैम आफ्टर देयर बर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपेंड टू द ट्विंस व्हेन दे वर एट स्कूल, व्हाई, व्हाट हैपेंड टू द ट्विंस, यानी ट्विंस के साथ क्या हुआ व्हेन दे वर एट स्कूल, जब वो स्कूल थे, यानी क्या ट्विंस के साथ स्कूल में क्या होता था जब वो यानी जब स्कूल में थे तो उनके साथ क्या होता था, वाई और क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर है व्हेन दे वर एट स्कूल, जब वो स्कूल में थे, द वन वाज बीटन, एक को मारा जाता था जो कि ये राइटर था, उसे उसकी पिटाई होती थी फॉर हिज ब्रदर जॉन, उसके भाई जॉन के लिए, यानी उसके भाई जॉन की तरफ से जॉन के लिए उसकी पिटाई होती थी, यानी उसे जॉन समझा जाता था। और जॉन वाज, और क्यों होती थी, जॉन वाज प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ फूल, क्योंकि जॉन ने अपने आप को बेवकूफ़ साबित किया था, ठीक है। यानी जॉन बेवकूफ़ हुआ था तो वो मिस्टेक्स करता था तो उसे जॉन समझ के पिटाई की जाती थी दूसरे भाई की, ठीक है। तो ये स्कूल में उनके साथ होता था कि ये वो अपने भाई की वजह से पीटा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट क्वेश्चन डिड द पोएट आस्क इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम, यानी आखिरी लाइन में, पोएम की आखिरी लाइन में पोएट ने क्या क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। डिड, व्हाट क्वेश्चन डिड, तो क्या पोएट ने नज़म के आखिर में क्या क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो इसका आंसर है द पोएट आस्क्ड द क्वेश्चंस, पोएट ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट वुड यू डू टू प्रूव दैट यू वर यू, कि आप क्या ये साबित करने के लिए क्या करते कि आप हैं, ठीक है। द पोएट आस्क्ड द क्वेश्चंस व्हाट वुड यू डू टू प्रूव दैट यू वर यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किया था। और क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट, आइडेंटिफाई एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम द ट्विंस, देन राइट अ पोएम यूजिंग दीज राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई यानी रिकग्नाइज करें, पहचानें, एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स, और राइमिंग वर्ड्स लिखिए फ्रॉम द पोएम, पोएम से, द ट्विंस से, यानी जो आपने पोएम द ट्विंस रीड की है इसी में से आपने राइमिंग वर्ड्स फाइंड करने हैं, और देन राइट अ पोएम यूजिंग दीज राइमिंग वर्ड्स, यानी इन्हीं राइमिंग वर्ड्स को यूज़ करते हुए आप एक पोएम लिखें। और यस, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है राइमिंग वर्ड्स।
कि आइडेंटिफाई करें राइमिंग वर्ड्स। तो इसके जो पोएम में दैट मीन्स पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो कौन से हैं? राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम आर लेम, हिम, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। लेम, हिम, ब्रदर, another, kith and kin, twin, peach, witch, verse, nurse, whim, hymn, dog, flog, school, fool। ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं जो यूज़ हुए हैं द पोएम ट्विंस में, और यूजिंग दीज राइमिंग वर्ड्स यू कैन राइट अ पोएम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं रीडिंग स्किल्स में। यहाँ पे रीडिंग स्किल्स का सेकंड पार्ट है फिगर ऑफ स्पीच। अच्छा, फिगर्स ऑफ स्पीच ये किसी भी यानी खूबसूरत स्पीच को खूबसूरत बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें डिफरेंट यानी हम कह सकते हैं कि 8 फिगर्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, 12 फिगर्स ऑफ स्पीच, 18 फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी जिस तरह आप स्पीच को खूबसूरत बनाओगे आप वैसे, यानी बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन यहाँ पे हम चंद फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच इज़ एन ऑर्नामेंटल यूज़ ऑफ स्पीच, यानी किसी भी स्पीच का ये जेवर होते हैं। उसमें जैसे कि हम ये पोइट्री की अगर बात करें तो इसमें ज़्यादातर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ हो रहा होता है। इसमें सिमिलीज यूज़ हो रही होती हैं तशबीह देने के लिए, और इस्तारे जिस तरह उर्दू को बोलते हैं, मेटाफर्स होते हैं, आयरनीज़ होती हैं, और पर्सनिफिकेशन, इडियम्स होते हैं, और इसमें एलिट्रेशन, हाइपरबोली, एसोनेंस एट्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच में यहाँ पे जो हम 3 फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे है एलिट्रेशन। द यूज़ ऑफ सेम कंसोनेंट लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड ऑफ अ स्ट्रेस लेबल इन अ लाइन ऑफ पोइट्री या इन अ लाइन ऑफ वर्स। ठीक है, यानी हम किसी भी पोइट्री में या किसी भी वर्स में हम उसमें जो बिगनिंग साउंड होती है जो साउंड होती है या लेटर्स होते हैं कंसोनेंट होते हैं। ठीक है, एलिट्रेशन में हमेशा जो बिगनिंग जो वर्ड्स के बिगनिंग में जो साउंड्स होंगी या लेटर्स होंगे वो कंसोनेंट होंगे। ठीक है, एलिट्रेशन में हमेशा कंसोनेंट लेटर की रेपिटेशन होगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल द पाइपर बिगेन प्लेइंग हिज पाइप अगेन। ठीक है, इसमें आप देखें रेपिटेशन हो रही है पी की, पी लेटर है कंसोनेंट। ठीक है, कंसोनेंट लेटर है पी। पाइड पाइपर बिगेन प्लेइंग हिज पाइप अगेन। ठीक है, यानी किसी भी जो स्ट्रेस लेबल है जिस पे हम स्ट्रेस देंगे, द पाइड पाइपर बिगेन प्लेइंग हिज पाइप अगेन। ठीक है, आपको फील हो रहा होगा कि जिस वर्ड पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, जो स्ट्रेस लेबल है, उसके जो बिगनिंग साउंड है या लेटर है वो कंसोनेंट है। ठीक है, तो जो कंसोनेंट लेटर से स्ट्रेस लेवल के बिगनिंग में आए उसको हम एलिट्रेशन से कहते हैं, एलिट्रेशन से बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसकी। बेन ब्लू अ बिग ब्लू बबल विद अ बबल गम। ठीक है, बेन ब्लू अ बिग ब्लू बबल विद बबल गम। ओके, इसमें भी बी की जो कंसोनेंट लेटर बी है उसकी बार बार रेपिटेशन हो रही है, और जो स्ट्रेस लेबल हैं उनके बिगनिंग साउंड है या लेटर भी हम बोल सकते हैं, यानी बिगनिंग लेटर या साउंड हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रेस लेबल हैं उसका जो बिगनिंग कंसोनेंट लेटर या साउंड हो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये बार बार ये राइमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं इसको, यानी राइमिंग वर्ड्स में कंसोनेंट लेटर्स की बार बार रेपिटेशन हो रही हो तो उसको हम एलिट्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबोली। हाइपरबोली यानी किसी की हद से ज़्यादा तारीफ़ करना या मुबालगा आराई, एग्जैजरेशन।
के तौर पे हम इसको जानते हैं। हाइपरबली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूटिलाइज एक्सट्रीम एग्जैजरेशन टू एम्फेसाइज अ सर्टेन क्वालिटी और फीचर। ठीक है, यानी कोई भी किसी भी खूबी या ख़ासियत को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, उसकी हद से ज़्यादा तारीफ़ करना, तो उसको हम हाइपरबली कहेंगे। ठीक है, हाइपरबली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूटिलाइजेज एक्सट्रीम एग्जैजरेशन, यानी बहुत ज़्यादा तारीफ़, मुबालगा रहे की हद तक, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करना। ठीक है, टू एम्फेसाइज अ सर्टेन क्वालिटी और फीचर, यानी जो कोई खूबी या वस्फ हो उसको ज़्यादा ताकीदी तौर पर, उसको ज़्यादा ताकीद करके उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करना, उसको हम हाइपरबली कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आई हैव अ मिलियन ऑफ थिंग्स टू डू, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू, यानी मेरे पास लाखों चीज़ें हैं करने के लिए। ठीक है, मेरे पास यानी हम एक तरह से एग्जाम्पल भी नहीं कहेंगे, हम एक तरह से एग्जैजरेट कर रहे हैं कि हमारे पास लाखों चीज़ें हैं, यानी हम करने को तो हम ज़रा कुछ काम होंगे, लेकिन जब हमने उसको बयान करना है तो हम बढ़ा चढ़ा के बयान करेंगे कि आई हैव अ मिलियन थिंग्स। ठीक है, मिलियन थिंग्स टू डू, यानी कि मेरे पास करने को लाखों चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिस सूटकेस वेज अ टन, इस सूटकेस का वज़न 1 टन है। ठीक है, यानी बढ़ा चढ़ा के, ठीक है वो भारी होगा, वो सूटकेस भारी है, लेकिन हमने उसको एग्जैजरेट करके हमने बताया कि दिस सूटकेस वेज अ टन, यानी इस सूटकेस का वज़न 1 टन है। ठीक है, यानी कि वज़नी तो होगा वो सूटकेस, लेकिन हमने बढ़ा चढ़ा के बताया कि ये 1 टन का सूटकेस है, यानी इस सूटकेस का वज़न 1 टन है। ठीक है, तो बढ़ा चढ़ा के जब एग्जैजरेट करके बताएं तो उसको हाइपरबली बोलते हैं, और ये फिगर स्पीच हाइपरबली के तौर पे हम जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मीनिंग होता है मुशाबिहत, हम आहंगी, और इसमें जिस तरह अलिट्रेशन में जो स्ट्रेस लेवल के जो बिगनिंग साउंड थी या लेटर थे वो कंसोनेंट थे, और इसमें एसोनेंस में ये होता है कि इसमें जो रेपिटेशन हो रही होती है सेम और सिमिलर वाउल साउंड्स की विद इन अ वर्ड, यानी साउंड के जो वर्ड है, लेवल स्ट्रेस लेवल है उसके यानी कि स्टार्ट में नहीं होगा, ये विद इन अ वर्ड होता है। ठीक है, ये स्टार्ट में भी हो सकता है लेकिन विद इन अ वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर रेपिटेशन हो रही होती है साउंड, दूसरा वाउल साउंड की। ठीक है, वाउल लेटर्स आर साउंड्स। ठीक है, उसकी रेपिटेशन हो रही होती है और इसको हम एसोनेंस बोलते हैं। ठीक है, और इन एसोनेंस द वर्ड मस्ट बी क्लोज इनफ फॉर द रेपिटेशन ऑफ द साउंड टू बी नोटिसेबल। और ये जो एसोनेंस में जो साउंड्स हैं, वाउल साउंड्स हैं, वो क्लोज होंगे, वर्ड्स जो हैं वो क्लोज होंगे उसकी रेपिटेशन के लिए, या ताकि उसको हम नोटिस कर सकें कि ये यानी क्लोज टू बी क्लोज्ड इनफ सो दैट द रेपिटेशन ऑफ द साउंड टू बी नोटिसेबल, यानी वो जो रेपिटेशन है साउंड्स की वो काबिल तवज्जो हो। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है द मैन विद द हैट हैड अ बैड एप्पल। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि द मैन, यानी बार बार वॉल साउंड की रेपिटेशन हो रही है, तो वो यानी आपकी तवज्जो ले रही है। द मैन विद द हैट हैड अ बैड एप्पल, यानी आपको फील हो रहा होगा कि वॉल साउंड बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो आप नोटिस कर रहे हो कि वॉल साउंड बार बार रिपीट हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है ही ईट्स द स्वीट ट्रीट्स। ही ईट्स द स्वीट ट्रीट्स, यानी इसमें भी वॉल साउंड की रेपिटेशन हो रही है, ईट्स स्वीट ट्रीट। ठीक है, तो ये वॉल साउंड है। और फर्स्ट वाली एग्जांपल में द मैन विद द हैट हैड अ बैड एप्पल, इसमें भी बार बार वॉल साउंड है, मैन हैट हैड बैड एप्पल। ठीक है, तो ये वॉल साउंड जो बार बार रेपिटेशन हो वॉल साउंड की, और विद इन अ वर्ड आर द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, तो वो एसोनेंस होती है। ठीक है, एसोनेंस ये फिगर्स ऑफ स्पीच में है। ठीक है,
अच्छा, आज हमने फिगर्स ऑफ स्पीच में एलिट्रेशन, हाइपरबोली, एसोनेंस, ठीक है। दोबारा से हम इसको रिवाइज करते हैं। एलिट्रेशन में कंसोनेंट लेटर होता है स्ट्रेस लेवल के बिगनिंग में। कंसोनेंट लेटर जिस साउंड की रेपिटेशन हो रही होती है उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। और हाइपरबोली जिसमें हम एग्जैजरेट करके चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करें, यानी हद से ज़्यादा तारीफ़ कर दें, तो उसको हाइपरबोली बोलते हैं। और एसोनेंस में वॉल साउंड की रेपिटेशन होती है, और ये वॉल साउंड की रेपिटेशन यानी विद इन अ वर्ड हो सकती है और वर्ड के स्टार्ट में भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम एसोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप यू हैव गॉट द concept of figures of speech and comprehension questions also. And if you learn something useful from this channel, please subscribe my channel and press the like button also. Okay, members means your prayer. And till the next video, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 के एक्सरसाइज में वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट देखेंगे। वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट ए, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ये वर्ड्स मीनिंग लिए गए हैं, तो उनको आपने मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है लिम, LIMB, लिम, ठीक है। इसको प्रोनाउंस लिम बोलते हैं, बी साइलेंट लेटर है। तो इसको हमने मीनिंग के साथ मैच करना है, तो क्या होगा, अ पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जिस्म का, किसी जिस्म का अज़ा, ठीक है। तो ये बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, आँख, नाक, मुंह, कोई भी उज़ू हो सकता है, ठीक है, अज़ा। अच्छा, नेक्स्ट है किथ एंड किन। किथ एंड किन रिलेटिव को बोलते हैं, रिश्तेदार, दोस्तों को किथ एंड किन रिलेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट है फेयरफुल। फेयरफुल फीलिंग और शोइंग फियर और एंग्जाइटी, यानी डर का महसूस करना या जाहिर करना, दिखाना या परेशानी, ठीक है। एंग्जाइटी परेशानी को बोलते हैं। फेयरफुल खौफनाक या ये खौफ का जाहिर करना, फीलिंग और शोइंग फियर और एंग्जाइटी। नेक्स्ट है फ्रूटलेसली, बगैर किसी नतीजे या कामयाबी के, विदाउट रिजल्ट्स और सक्सेस, ठीक है। फ्रूटलेसली, विदाउट रिजल्ट्स और सक्सेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंसेस हैं। यस, ये वोकैबुलरी एंड ग्रामर का सेकंड पार्ट है। री राइट द फॉलोइंग लाइन्स इन सिंपल सेंटेंसेस। अच्छा, ये आपकी जो पोएम है द ट्विन्स, उसमें से ये लाइंस ली गई हैं, तो इनको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नंबर 1 पे देखें, दैट फोक्स गो टेकिंग मी फॉर हिम, यानी ये द ट्विन्स से ली गई हैं लाइंस। लोग मुझे उसके तौर पे लेते थे, यानी मेरे जो ट्विन भाई था उसके तौर पे लेते थे, मुझे मेरा ट्विन भाई समझते थे, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 है, फॉर वन ऑफ अस वाज बॉर्न अ ट्विन, यानी हम दोनों ट्विन ही पैदा हुए थे, क्योंकि हम दोनों ट्विन पैदा हुए थे। अच्छा, नंबर 3 है, वी गोट कम्प्लीटली मिक्सड, हम मुकम्मल तौर पर मिलजुल गए, गडमड हो गए, ठीक है। नंबर 4, द फैटल लाइकनेस एवर डोग्ड, यानी इस तकदीर की तरफ से जो किस्मत का लिखी जो रिजेम्बलेंस थी, मुशाबियत थी, वो हमेशा हमारा पीछा करती रही, हमेशा पीछा करती रही। डोग पीछा करना, ठीक है, एवर डोग्ड हमेशा पीछा करती रही। नंबर 5 है, एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, और मैं हमेशा पिटता रहा, यानी मेरी हमेशा पिटाई होती रही। फ्लॉग मीन यानी स्टिक या चाबुक से मार खाना, ठीक है, और मैं हमेशा पिटता रहा। तो चलिए अब इसको रीराइट करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यस, ये यहाँ पे एक साइड में 2 कॉलम्स हैं, और ये एक कॉलम में लाइंस, जो पोएम्स की लाइंस हैं वो राइट की हुई हैं, और दूसरी तरफ जो हमने सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया लाइंस को, वो हमने राइट किए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन देखिए, द फॉक्स
गॉड टेकिंग मी फॉर हिम। तो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो पीपल टुक मी इन प्लेस ऑफ माई ब्रदर। ठीक है, लोग मुझे मेरे भाई के तौर पर लेते थे, मेरे भाई की जगह पर लेते थे या समझते थे। ठीक है, पीपल टुक मी इन प्लेस ऑफ माई ब्रदर। अच्छा, नंबर 2 है, नंबर 2 लाइन देखें। फॉर वन ऑफ अस वाज बोर्न अ ट्विन। हम में से दोनों ट्विन पैदा हुए थे। ठीक है, क्योंकि हम दोनों ट्विन पैदा हुए थे, जुड़वां पैदा हुए थे। ठीक है, तो इसको सिंपल सेंटेंस में इस तरह कन्वर्ट करेंगे, वी वर बोर्न ट्विन्स बिकॉज वी वर बोर्न ट्विन्स, क्योंकि हम जुड़वां पैदा हुए थे। ठीक है, तो हमने इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 3 लाइन है, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड। हम मुकम्मल तौर पर गडमड हो गए, मिलजुल गए। तो इसको सिंपल सेंटेंस में देखें, वी वर कम्प्लीटली मिक्सड। हम मुकम्मल तौर पर मिलजुल गए थे। ठीक है, मिलजुल गए। नंबर 4, दिस फैटल लाइकनेस एवर डॉग। यानी ये जो किस्मत की लिखे जो मुशाबियत थी वो हमेशा हमारा पीछा करती रही। ठीक है, दिस सेम आइडेंटिटी चेज मी ऑलवेज। यानी कि जो एक जैसी शक्ल शबाहत थी या रिजेम्बलेंस थी, शक्ल शबाहत थी, चेज मी मेरा पीछा किया, ऑलवेज हमेशा। ठीक है, पोएट कह रहा है कि ये जो सेम आइडेंटिटी थी या जो सेम एक जैसी जो शनाख्त थी या एक जैसे शक्ल शबाहत थी, उसने मेरा हमारा जो है वो हमेशा पीछा किया। ठीक है, चेज का मतलब पीछा करना। नंबर 5, एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड। और मैं हमेशा पिटता रहा। यानी पोएट कह रहा है कि मेरी हमेशा पिटाई होती रही। तो इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, एंड आई वॉज बीटन ऑलवेज विद द स्टिक्स। फ्लॉग्ड का मतलब होता है स्टिक के साथ, या विप कहते हैं चाबक को। ठीक है, चाबक के साथ, या ये लेदर का एक होता है जिसको उर्दू में गुज भी बोलते हैं। ठीक है, तो चाबक भी बोलते हैं और गुज भी बोलते हैं। तो या स्टिक से मारा जाता है या चाबक से या गुज से मारा जाता है। ठीक है, एंड आई वाज बीटन ऑलवेज विद द स्टिक्स। और मैं हमेशा स्टिक के साथ पिटता रहा या मेरी हमेशा स्टिक के साथ पिटाई हुई। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हो गए। तो चलिए अब हम इसका वोकैबुलरी एंड ग्रामर का थर्ड पार्ट देखते हैं, वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, लेट्स सी। Yes, here's the part C, which is related to pronoun. Pronoun parts of speech में ये इसे यानी रिलेट करते हैं pronoun को, और इसमें ज़मीर इसे उर्दू में कहते हैं। और ये जो pronoun है इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी अगर नाउन की जगह हम pronoun यूज़ करते हैं, यानी नाउन की जगह हम उसको नॉमिनेट करें तो हम pronoun यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एट्सेट्रा। ठीक है, लाइक नाउन्स, pronouns इन इंग्लिश आल्सो हैव अ केस। यानी नाउन्स और pronouns जो हैं उनके केसेस होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। आई, वी, यू, शी, ही, शी, दे, इट। ठीक है, हु, होम, ये। अच्छा, और इसमें ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, अस, हिम, हर, देम, हु, हुज। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। और पोजेसिव केस माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, हु। ठीक है, तो ये पोजेसिव केस होता है। ठीक है, प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये पारसी प्रोनाउन का देखें, ये आपको प्रोनाउंस के बारे में इंफॉर्मेशन यानी नो हाउ हो गई। तो अब ये आपने क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। ठीक है, यानी मुनासिब प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए आपने ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। नंबर 1 है, डैश वाज ड्राइंग माई हेयर आफ्टर टेकिंग शावर। तो माई हेयर के साथ हमें क्लियर
पता चल रहा है कि इसके साथ हम आई लगाएंगे, ठीक है। आई वॉज ड्राइंग माई हेयर आफ्टर टेकिंग शावर, यानी मैंने शावर लेने के बाद, मैंने यानी गुसल करने के बाद मैंने अपने बाल जो हैं वो ड्राई किए, खुश किए, ठीक है। तो माई हेयर, अपने बाल, माई के साथ हम ऑब्जेक्टिव के ये सब्जेक्टिव केस लगाएंगे आई, ठीक है। माई जो है वो उसका पोजेसिव केस है, तो आई जो है उसका सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 है डैश इज़ अनयूजली हॉट दिस ईयर। डैश इज़ अनयूजली हॉट दिस ईयर, यानी कि मौसम की बात हो रही है कि ये इस साल गैर मामूली तौर पर गर्म है। तो जब वेदर की बात करेंगे तो ये इट आएगा, ठीक है। इट इज़ अनयूजली हॉट दिस ईयर, ये गैर मामूली तौर पर गर्म है, इस साल गैर मामूली तौर पर गर्म है, इट, ठीक है। इट इज़ अनयूजली हॉट दिस ईयर। अच्छा, नंबर 3 है वेयर आर द चिल्ड्रंस, बच्चे कहाँ हैं। डैश वर हेयर अ मिनट्स अगो, यहाँ पे 1 मिनट पहले वो यहाँ थे, वो यहाँ थे, ठीक है। चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो ये नाउन है, चिल्ड्रन नाउन है, और इसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम, यानी हम बार बार नाउन की रेपिटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। वेयर आर द चिल्ड्रन, हम ये नहीं कह सकते चिल्ड्रन वर हियर अ मिनट्स को, तो हम चिल्ड्रन को दे में चेंज करेंगे, प्रोनाउन में चेंज करेंगे। दे वर, चिल्ड्रन ज़्यादा बच्चे हैं, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन ज़्यादा लोग हैं, तो वो 1 मिनट पहले यहाँ थे, तो क्या करेंगे, वो की इंग्लिश क्या होगी, दे, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए हम दे प्रोनाउन यूज़ करेंगे। दे वर हियर अ मिनट्स अगो बट नाउ आई कांट सी दैम। दे जो है वो सब्जेक्टिव केस है और चिल्ड्रन नाउन है, और इसके बाद बट नाउ आई कांट सी दैम, मैं उन्हें नहीं देख सकता, ठीक है। दैम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। ओके, नंबर 4 आई कांट सी दैम एनीवेयर, सॉरी ये नंबर 3 का है। आई कांट सी दैम एनीवेयर, मैं उन्हें कहीं नहीं देख सकता। अच्छा, नंबर 4 अमजद एंड आई वुड लाइक टू गो फॉर आवर स्विम, यानी मैं और अमजद तैराकी के लिए बाहर जाना पसंद करेंगे या बाहर जाना चाहेंगे, ठीक है। डू यू वांट टू गो विद अस, डू यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस है, और वांट टू गो विद अस ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा होता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो जिस पे काम हो रहा होता है, और पोजेसिव यानी मलकियत को शो करना, पोजेशन को शो करना, पोजेसिव केस है, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 देखें। मिसिज़ मलिक ब्रॉट हर बेबी डॉटर टू द पिकनिक, मिसिज़ मलिक अपनी बेटी को पिकनिक के लिए लाईं। डैश फेड डैश योगर्ट एंड बिस्किट्स, शी फेड हर योगर्ट, यानी उसने उसे दही और बिस्किट खिलाए, ठीक है। फेड खिलाना होता है। शी जो है वो सब्जेक्टिव केस है, और हर, शी फेड हर योगर्ट, हर ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अच्छा, ये हर जो है पोजेसिव में भी होता है, लेकिन ये यहाँ पे यानी उस पर जिस पे काम हो रहा हो उसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, तो ये हर जो है ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है। अच्छा, नंबर 6 देखें। डैश हैव डन आवर ड्यूटी, जैसे कि आपको पता चल रहा है पोजेशन है, पोजेसिव है, पोजेसिव केस है। हम अपना काम, अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं या फ़र्ज़ पूरा करते हैं, ठीक है। आवर के साथ हम उसी का सब्जेक्टिव केस वही लगाएंगे, ठीक है। और जब आप सब्जेक्टिव केस ये याद करेंगे, ये प्रोनाउंस के केसेस याद करेंगे, तो सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ये आपको याद होने चाहिए कि आई सब्जेक्ट है तो उसका पोजेसिव केस माई होगा, और उसका
उसका पोजेसिव केस माई होगा और उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, अगर वी है तो वी, आवर, अस, ठीक है, यानी पहले सब्जेक्ट वी और पोजेसिव केस आवर और अस जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। और इसी तरह यू, यूर, यू, दे, देयर, दैम, और ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, और ही, हिज, हिम, इट, इट्स, इट, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। और इसके आपको पता चलना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केस अगर आवर है या पोजेसिव केस अगर आवर है तो उसके साथ हम सब्जेक्टिव केस कौन सा लगाएंगे, ठीक है, तो उसके साथ हम वी लगाएंगे। वी हैव डन आवर ड्यूटी, हम अपना फ़र्ज़ कर चुके हैं, अदा कर चुके हैं, ठीक है, हम अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसी वोकैबुलरी और ग्रामर से रिलेटेड पार्ट है पार्ट डी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और द सेम, ठीक है, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम हो, ठीक है, कोई सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसका सेम यानी एक ही वो उनका काम हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, योर सेल्फ भी हो सकता है, योर सेल्फ भी हो सकता है, और योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। ओके, रीड द फॉलोइंग, ये आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रीडिंग है। शी वॉज लुकिंग टू हर सेल्फ इन द पिक्चर, उसने अपने आप को तस्वीर में देखा, ठीक है, शी वॉज लुकिंग टू हर सेल्फ इन द पिक्चर, उसने तस्वीर में अपने आप को देखा। तो इसमें सब्जेक्ट जो है शी है और हर सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम है, ठीक है। शी वॉज लुकिंग टू हर सेल्फ इन द पिक्चर, उसने अपने आप को देखा, यानी उस किसकी बात हो रही है? शी की, ठीक है, अपने आप को यानी उसी की बात हो रही है। शी का ऑब्जेक्टिव केस है हर सेल्फ, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस नहीं, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है वो हर सेल्फ है तो वो यानी सेम होंगे। शी वॉज लुकिंग टू हर सेल्फ इन द पिक्चर, उसने अपने आप को पिक्चर में देखा। शी और हर सेल्फ जो हैं वो यानी इनका सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन द रूम, उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया, लॉक कर लिया। तो ही लॉक्ड हिमसेल्फ, ही सब्जेक्ट है और हिमसेल्फ एक तरह से ये इसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे होता है ना, तो ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट जो है वो हिमसेल्फ है। तो ये दूसरा हिमसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 है दे प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द टेस्ट, उन्होंने अपने आप को टेस्ट के लिए तैयार किया, यानी उन्होंने तैयारी की, उन्होंने खुद ही टेस्ट के लिए तैयारी की, ठीक है। तो यहाँ पे देमसेल्व्स जो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट वो सेम है, तो यहाँ पे ये देमसेल्व्स ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है? जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, नंबर 4 है वी हैव बिल्ट द हाउस आवर सेल्व्स, हमने अपना घर खुद तामीर किया है, ठीक है, वी हैव बिल्ट, या हम अपना घर खुद तामीर कर चुके हैं या बना चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वी है और आवर सेल्व्स ऑब्जेक्ट वो सेम है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ये आपने रीड आउट किया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जाना है। अच्छा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। नंबर 1 है, ही सेट डैश अ हार्ड मिशन। उसने एक मुश्किल मिशन उसने एक मुश्किल मिशन शुरू किया। तो इसका यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, तो यहाँ पे आएगा ही सेट हिमसेल्फ। उसने अपने आप को तैयार किया। अ हार्ड मिशन, एक मुश्किल काम के लिए, एक मुश्किल काम के लिए उसने अपने आप को तैयार किया। ही हिमसेल्फ, यानी तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। अच्छा, नंबर 2 है, आई वॉज सिटिंग बाय माई सेल्फ। मैं खुद ही बैठा था। आई वॉज सिटिंग बाय माई सेल्फ, यानी आई के साथ उसी का यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है वो सेम होंगे। नेक्स्ट नंबर 3 देखें, द गर्ल चॉक्ड हर सेल्फ। चॉक का मतलब होता है सांस घुटना, फांसी ले लेना, ठीक है। द गर्ल चॉक्ड हर सेल्फ, लड़की ने अपने आप को मार लिया, ऐसे कह लेंगे, मार लिया, अपने आप को फांसी दे ली, या अपना दम क्या कहेंगे, अपना दम घोट लिया, ठीक है। द गर्ल चॉक्ड हर सेल्फ, लड़की ने अपने आप को फांसी दे ली या अपना वो दम घुट लिया, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 देखें, यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन। आप अपने आप को बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर सकते हो या वजाहत कर सकते हो, ठीक है। यू योर सेल्फ। नंबर 5 देखें, द सिटी इटसेल्फ इज़ नॉट वेरी लार्ज। शहर बेज़ाते खुद इतना बड़ा नहीं है। द सिटी इट है तो उसके साथ इटसेल्फ, ठीक है। द सिटी इटसेल्फ, ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हैं। अच्छा, दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक्स। अगर देमसेल्व्स को ओमिट करें तो आपको इसका जो रिफ्लेक्सिव वो जो ऑब्जेक्ट है वो देख के आपको समझ आ गई होगी। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक्स, देयर के साथ हम देमसेल्व्स लगाएंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक, उन्होंने बजाते खुद अपनी गलती का एतराफ़ किया, ठीक है। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपको पता चल गया होगा, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक इन द वोकैबुलरी एंड ग्रामर। यस, पार्ट ई देखिए, वोकैबुलरी एंड ग्रामर में पार्ट ई है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। अच्छा, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट क्या होता है, इसमें ये होता है जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो हमें मेक श्योर होना चाहिए कि ये एंटीसीडेंट्स के साथ नंबर और जेंडर के लिहाज से ये एग्री करता हो, यानी इसकी मुताबिकत हो, ये रेफ़र कर रहा हो, ठीक है, एंटीसीडेंट के साथ। और एंटीसीडेंट क्या होता है, एन एंटीसीडेंट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू विच द फॉलोइंग वर्ड्स स्पेशली अ प्रोनाउन रेफर्स, ठीक है। एंटीसीडेंट यानी ये ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि फॉलो कर रहा होता है उस वर्ड को स्पेशली, जिसके साथ प्रोनाउन रेफ़र कर रहा हो, ठीक है। यानी प्रोनाउन जिसको रेफ़र कर रहा हो वो वर्ड एंटीसीडेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप। देखिए, द पाइड पाइपर बिगेन प्लेइंग हिज पाइप अगेन, ठीक है। पाइड पाइपर ये सब्जेक्ट है, यानी ये उसका जो कह लें कि ये एक तरह से एंटीसीडेंट है जो बाद में आएगा, तो उसका बाद में जो प्रोनाउंस जो रेफ़र कर रहा है वो क्या है, बिगेन प्लेइंग हिज पाइप अगेन, हिज ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये एंटीसीडेंट क्या हुआ, पाइड पाइपर, यानी पाइड पाइपर हिज पाइप अगेन,
यानी पाइड पाइपर ने अपना पाइप यानी अपना बाजा दोबारा बजाया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, दिस टाइम ऑल द चिल्ड्रन इन हेमलन हेयर द म्यूज़िक एंड रेन आफ्टर हिम, ठीक है। दिस टाइम इस दफ़ा तमाम बच्चों ने हेमलन में म्यूज़िक सुना और उसके पीछे भागे, ठीक है। हिम किसकी बात हो रही है? ये हिम एंटीसीडेंट है पाइड पाइपर का, ठीक है। हिम यानी उसका जो पाइड पाइपर बाजा बजाने वाला था उसका एंटीसीडेंट है हिम, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, ही टूक दैम ऑल टू द केव आउटसाइड द सिटी। ही टूक दैम, उसने उन्हें लिया। ही कौन है? पाइड पाइपर है, यानी पाइड पाइपर की जगह पे यूज़ हुआ है और एंटीसीडेंट पाइड पाइपर है, ठीक है। टूक दैम, दैम कौन? उन बच्चों को, चिल्ड्रन को, ठीक है। अब यहाँ पे चिल्ड्रन एंटीसीडेंट है और दैम क्या है? वो प्रोनाउन है, यानी इसका एग्रीमेंट किसके साथ हो रहा है? दैम का चिल्ड्रन के साथ, ठीक है। दैम प्रोनाउन यूज़ करेंगे चिल्ड्रन की जगह, यानी चिल्ड्रन हम दोबारा नहीं करेंगे, ये नहीं, ऐसे नहीं कह सकते ही टूक चिल्ड्रन ऑल द केव। यहाँ पे ही टूक दैम, यानी दैम को चिल्ड्रन की जगह हमने यूज़ किया है, तो ये प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट है या प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप का नाम देंगे, ठीक है। अच्छा ही देन क्लोज्ड द केव, उसने फिर गार का दरवाज़ा बंद किया, द केव डोर, गार का दरवाज़ा बंद किया, विद अ ह्यूज रॉक, एक बड़ी चट्टान के साथ, ठीक है। ही कौन है? ये प्रोनाउन है, किसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है? पाइड पाइपर के साथ, ठीक है। ये एंटीसीडेंट जो है पाइड पाइपर उसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, ये ही पाइड पाइपर की जगह पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है, द पीपल ऑफ हेमलिन कुड नॉट ओपन इट। हेमलिन के लोग इसे खोल नहीं सकते थे। इट किसकी जगह यूज़ हुआ है? रॉक जो है वो एंटीसीडेंट है इट का, ठीक है। तो इट प्रोनाउन यूज़ किया हमने रॉक की जगह पे, एंटीसीडेंट है रॉक, उसकी जगह पे हमने इट यूज़ किया है। रेफ़र कर रहा है, इट रेफ़र कर रहा है रॉक को, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट या रिलेशनशिप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे है, री राइट द गिवन पैराग्राफ, मेक श्योर द प्रोनाउंस इन एग्रीमेंट विद देयर नाउन्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउंस जो हैं वो एग्रीमेंट यानी जो एंटीसीडेंट्स हैं, नाउन्स हैं, उनके साथ वो रिलेट कर रहे होंगे, रेफ़र कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही पैराग्राफ देखिए एक दफ़ा फिर है। फाइनली वन डे अ स्ट्रेंजर केम टू हेमलिन, यानी एक अजनबी हेमलिन में आया। दे सेड टू द सेंटर that they said to the chief, अब यहाँ पे दे करेक्ट नहीं है क्योंकि हेमलिन में जो स्ट्रेंजर आया था वो वन था, आ स्ट्रेंजर, ठीक है। तो उसको हम दे के साथ नहीं कर सकते, ये यानी रॉन्ग है। स्ट्रेंजर जो है वो वन है, नाउन जो है स्ट्रेंजर, एंटीसीडेंट जो है वो स्ट्रेंजर वन है, लेकिन ये दे जो है यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम ही लगाएंगे, ठीक है, उसके लिए ही लगाएंगे। तो अब ये रिलेशनशिप जो है कंप्लीट होगा, एंटीसीडेंट एग्रीमेंट जो है वो डन होगा, ठीक है। ही सेड टू द चीफ दैट इट वुड गेट रिड ऑफ रेड्स, के इसे चूहों से निजात हासिल करनी चाहिए। देन ही टूक हिज पाइप, फिर उसने अपना पाइप लिया। तो ये देखो ही की जगह ही के साथ हम रिलेट नहीं करेंगे देर को, ठीक है। तो यहाँ पे ही के साथ हीज लगाएंगे। ही टूक हिज पाइप एंड स्टार्टेड प्लेइंग एन ओड बट वंडरफुल ट्यून, ठीक है। उसने एक अजीबोगरीब लेकिन एक शानदार धुन बजाना शुरू की, ठीक है। ऑल द रैट्स, सब चूहे, इन द टाउन में, हेयर द म्यूज़िक सुना, एंड बिगेन टू रन टू हिम, ठीक है। हिज रिलेट नहीं कर रहा है तो उसको हिम करेंगे। और अच्छा, हिम जो प्रोनाउन है वो किससे रिलेट करे, इसका एंटीसीडेंट कौन सा है? एंड बिगेन टू रन हिम, ठीक है। तो ये जो पाइड पाइपर है
वो एंटीसीडेंट है हिम का। हिम प्रोनाउन जो है वो रेफर कर रहा है पाइट पाइपर के साथ, ठीक है, रिलेट कर रहा है उसके साथ। ऐसी वॉक थ्रू द स्ट्रीट्स, जैसी वो गलियों में से चलता हुआ, ऑफ हेमलेस प्लेइंग हिज पाइप, जैसे कि वो जो स्ट्रीट्स ऑफ हेमलन की गलियों में से गुजर रहा था, वॉक करते हुए गुजर रहा था, प्लेइंग हिज पाइप, अपना बाजा बजाते हुए। मोर एंड मोर रैट्स फॉलोड हिम, ज़्यादा से ज़्यादा चूहों ने उसके पीछे यानी आना शुरू किया, उसके पीछे आए। द क्लेवर मैन टूक दैम किसकी बात हो रही है? रैट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे दैम जो है वो रेफ़र कर रहा है रैट्स, नाउन जो रैट्स हैं उनके साथ रेफ़र कर रहा है। अच्छा, रैट्स ये जेंडर से रिलेट कर रहे हैं, और अगर नंबर हो तो फिर वो सिंगुलर या प्लूरल होते हैं उसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं प्रोनाउंस, ठीक है। तो यहाँ पे रैट्स जो है वो ये रैट्स यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, रैट्स यहाँ पे प्लूरल है। यानी जो प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट होता है उसमें या नंबर से रिलेट कर रहे होते हैं, रेफर कर रहे होते हैं, या फिर जेंडर से, ठीक है। तो रैट्स जो है ये प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट देखें। देयर ऑल द रैट्स, वहाँ सब चूहे, फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गए, एंड ड्राउंड, और डूब गए, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गई होगी कि जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं जब जिस एंटीसीडेंट यानी किसी नाउन के साथ रेफर या उसको रिलेट करते हुए, तो हम उसको उसी के मुताबिक यानी जो नाउन जेंडर है या सिंगुलर प्लूरल है उसी से रिलेट करते हुए हम उसके जो प्रोनाउन है वो लगाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें, इसका एफ पार्ट है वोकैबुलरी एंड ग्रामर का। पार्ट एफ देखें, इंडेफिनेट प्रोनाउंस यानी वेग प्रोनाउंस कौन से होते हैं? यानी मुबहम, यानी शक शकूक वाले, यानी उसकी जेंडर क्लियर ना हो कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे इंडेफिनेट प्रोनाउंस में हम जो देखते हैं वो कौन कौन से इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो डेफिनेट ना हो, जो प्रोनाउंस डेफिनेट ना हो, क्लियर कट ना हो। तो जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं उनमें जैसे ऑल, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, फ्यू, मैनी, नोबॉडी, नथिंग, नन, वन, सेवरल, समथिंग, समबडी, समवन, ठीक है। ये सारे क्या हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। और इंडेफिनेट प्रोनाउंस जिसमें कि पता नहीं है कि अगला बंदा कौन है, नोबॉडी, एनी, मैनी, ऑल, यानी पता नहीं है कि ऑल में कौन सी जेंडर है, फीमेल हैं या मेल हैं। ऑल, ये एनी, सम, ये सारे जो हैं ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जैसे यहाँ पे है, अच्छा इसमें जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं वो रेफर टू अ पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे, यानी पर्सन यानी शख्स या चीज़ के बारे में आम तरीके से बात कर रहे होते हैं, और पर्सन और थिंग को पर्टिकुलर नहीं कर रहे होते, यानी कि डज नॉट रेफर टू डू नॉट रेफर टू पर्टिकुलर थिंग्स आर पर्सन्स, ठीक है। तो जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं वो जनरल वे में बात करते हैं और पर्टिकुलर थिंग्स और पर्सन्स के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, रीड द स्टोरी द पाइपर एंड इन सर्कल द इंडेफिनेट प्रोनाउंस, यानी उस स्टोरी में आप उस स्टोरी को अगर दोबारा रीड करें तो आप देखेंगे, मुझे तो उस पूरी स्टोरी में एनीबडी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, एनीबडी। अगर आपको कुछ और नए इंडेफिनेट प्रोनाउन आपको मिले हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे करके आप मुझे लिख के बताएं, मुझे खुशी होगी, ठीक है। तो मुझे जो इंडेफिनेट प्रोनाउन पाइट पाइपर में मिला वो था एनीबडी, ठीक है। तो आपने अगर कोई और इंडेफिनेट प्रोनाउन फाइंड किया तो आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे जान के खुशी होगी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट ही है टेंसेस। अच्छा, टेंसेस में सबसे इम्पोर्टेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट की जब बात हो तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इसमें हम अपनी आदतों के बारे में, हम अपने जो जनरल ट्रूथ्स हैं उसके बारे में, जो आम सच्चाइयाँ हैं, जो यूजुअल एक्ट्स हैं, जो मामूल के जो रूटीन के काम हैं उनके बारे में हम बात करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। या फिर जनरल फैक्ट्स एंड शेड्यूल, जो आम जो बातें हो रही होती हैं या जो हकाइक होते हैं उनके बारे में बात हो रही हो तो हम ये टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दिस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस एज वी गो टू स्कूल डेली। हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं। ठीक है, यानी आदत की बात होगी, ये आदत बनी हुई है कि हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं, तो ये हैबिचुअल एक्शन है। जहाँ पे भी हैबिचुअल एक्शन होगा वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, वी गो, टू गो फर्स्ट फॉर्म है और वी के साथ अगर फर्स्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है तो वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, तो गेट अप ये भी ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ठीक है, नंबर 2 है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, यानी जो आम सच्चाइयाँ हैं उनके इजहार के लिए हम सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, घेरा डालती है या चक्कर लगाती है, रिवॉल्व्स घूमती है। ठीक है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। बी पार्ट देखें, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज मगरिब में गुरूब होता है। तो ये एक जनरल ट्रूथ है, यानी एक आम सच्चाई है, ये फैक्ट से रिलेटेड बात है कि सूरज हमेशा मगरिब में ही गुरूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यही प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अच्छा, पहले हमने देखा कि हैबिचुअल एक्शंस होते हैं तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस, और फिर जनरल ट्रूथ्स होती हैं तो तब हम ये टेंस यूज़ करते हैं। अच्छा, ये नंबर 3 क्या है, टू टेल यूजुअल एक्ट्स, जो मामूल के काम हो रहे होते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी माँ मज़े का खाना पकाती हैं, कुक्स। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। टू टेल जनरल फैक्ट्स एंड शेड्यूल्स, यानी जो आम जो हकाइक होते हैं वो, और स्केड्यूल कोई भी जो फ्रेमवर्क है किसी काम का, वो जब हम उसकी बात करते हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आई स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल, मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलता हूँ। तो ये क्या है एक जनरल फैक्ट है, सच्चाई है, ये एक फैक्ट रिलेटेड बात है कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी तरह बोलता हूँ। अच्छा, नंबर बी है, बी पार्ट है, द ट्रेन लीव्स एट 10 PM, कि ट्रेन रेलगाड़ी जो है वो 10 बजे रवाना हो जाती है। ठीक है, शाम के 10 बजे, रात के 10 बजे रवाना हो जाती है, तो यहाँ पे भी लीव्स। ठीक है, यानी जनरल फैक्ट्स और जो शेड्यूल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट टेंस में ही बयान होंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखिए, टेंस से रिलेटेड है। पहले आपने सिंपल पास्ट टेंस सीखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही इजी टेंस है, और इसमें ये 2 लोग डायलॉग कर रहे हैं तो वो कैसे, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को लेटर राइट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है, दिस टेंस इज़ यूज्ड, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो कहाँ पे यूज़ होता है, एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग,
यानी जब हम बोल रहे होते हैं तो बोलने के दौरान जो हम काम कर रहे होते हैं उसको बताने के लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, मैं डाउन द स्ट्रीट में यानी वॉक कर रही हूँ। ठीक है, फ़िलहाल यानी अभी मैं जो बोल रही हूँ वो जो मेरा एक्शन हो रहा है वो मौजूदा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, आई एम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, डाउन द स्ट्रीट मैं वॉक कर रही हूँ। नेक्स्ट है बी, द टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर रूल्स। टीचर यानी उस्तानी या उस्ताद इंग्लिश ग्रामर के असूल या कवानीन पढ़ा रहा है। ठीक है, द टीचर इज़ टीचिंग, टीचर पढ़ा रहा है, इंग्लिश ग्रामर रूल, टीचर इंग्लिश ग्रामर के रूल करवा रहा है। ठीक है, वो पढ़ा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, फॉर अ टेम्परेरी एक्शन यानी आर्जी तौर पर कोई काम हो विच मे नॉट बी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जो बोलने के टाइम नहीं हुआ वो जो आर्जी काम है वो अब हो रहा हो। जैसे आई एम रीडिंग हेनरी फील्डिंग, यानी मैं हेनरी फील्डिंग, ये एक बुक का नेम है या राइटर का नेम है, उसकी बुक पढ़ रहा हूँ। यानी आजकल उसने ये बुक शुरू की हुई है हेनरी फील्डिंग, तो ये भी पढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा नंबर 3 देखिए, फॉर एन एक्शन एक काम के लिए दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज, जो कि पहले से हुआ हो, टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, यानी आने वाले वक्त में उसने होना हो, यानी पहले से सेट हो, अरेंजमेंट हो, इंतज़ाम हो, लेकिन उसने वो जो एक्शन होना है वो नियर फ्यूचर में होगा। ठीक है, आने वाले वक्त में। एज फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू मेक अ साइंस प्रोजेक्ट, मैं एक साइंस प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, या मैं एक दूसरा साइंस का प्रोजेक्ट बनाने लगा हूँ। ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है, यानी बनाने लगा हूँ या बनाने जा रहा हूँ, दोनों फ्यूचर के इनकमिंग फ्यूचर डेज के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अच्छा, बी है माई अंकल इज़ अराइविंग टुमारो, मेरे अंकल दूसरा माई अंकल इज़ अराइविंग टुमारो, आने वाली मेरे चचा कल पहुँच रहे हैं या आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, अच्छा पुट गिवन वर्ब्स इन द करेक्ट प्रेजेंट टेंस, सिंपल और कंटिन्यूअस। ठीक है, ये जहन में रखें, याद कर लें, रिवाइज़ कर लें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, और जहाँ पे SS, SX, CH, SH हो वहाँ पे हमेशा S लगता है, और जहाँ पे ये यानी कि इसके बगैर हो तो वहाँ पे TS लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे यानी सिंगुलर नाउन के साथ हम S या ES लगाएंगे, और जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ हम ING का यूज़ करेंगे। जैसे इज़ MR है उसकी हेल्पिंग वर्ब, तो उसके साथ हम जो प्राइमरी वर्ब है उसके साथ हम ING का एडिशन करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये पहले सेंटेंसेस देख लें फिर हम फॉर्म करते हैं। मदर पील पोटैटोज़ इन द किचन एट प्रेजेंट। ठीक है, नंबर 2 है दे लीड अ हैप्पी लाइफ। अभी हम ये जो वर्ब है उसी को एज इट इज़ ले रहे हैं, बाद में हम अभी उसको ठीक करेंगे। माई अंकल ऑन हिज हाउस बट लिव इन द प्रेजेंट। ठीक है, नंबर 4 आई नॉट विश टू टॉक अबाउट दिस मैटर एट प्रेजेंट, यानी मैं अभी फ़िलहाल इस मसले को बातचीत करना पसंद नहीं करता। ठीक है, नंबर 5 देखें, इज़ द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, क्या गार्डनर माली पौधों को पानी दे रहा है, वाटरिंग दे रहा है, इज़ है ना, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है। अच्छा, आस्क्ड माई फादर, मेरे बाबा ने पूछा। अच्छा, नंबर 6 है
ज़ारा एडमायर द पोइट्री ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, यानी ज़ारा ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी की तारीफ़ की, ठीक है, वो तारीफ़ करती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्ब भी लगाते हैं। नंबर 7 देखें, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राई टू टेल मी, कि हमने यहाँ पे वर्ब के साथ क्या चेंज करना है, वर्ब को कैसे राइट करेंगे अभी देखते हैं। नंबर 8 है, आई यूजली गो टू स्कूल बाय बस बट आई टुडे गो ऑन फुट, ठीक है, इसको हम करेक्ट करके देखते हैं। अच्छा, नंबर 9 है, आई नो व्हाट यू थिंक अबाउट, आई नो मैं जानता हूँ, व्हाट यू थिंक अबाउट, कि आप क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 10 देखें, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू फ्रेम टाइम टेबल फॉर द हॉलीडेज़, बच्चों को मैं यानी छुट्टियों के लिए टाइम टेबल फ्रेम करने के लिए मशवरा दे रहा है, यानी टीचर जो है उस्ताद, वो बच्चों को छुट्टियों के लिए टाइम टेबल फ्रेम कराने का या उसको चलें कि एक तरह से एलिमिनेट करने का मशवरा दे रहा है, ठीक है। तो अब ये इसका हम देखते हैं इनके सेंटेंसेस वर्ब के लिहाज से कि ये सिंपल पास्ट एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सी। यस, पुट वर्ब्स इन द करेक्ट प्रेजेंट टेंस, सिंपल और कंटिन्यूअस, यानी हमने वर्ब्स को इस तरह कन्वर्ट करना है कि वो सिंपल है या कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब्स के लिहाज से सेंटेंस बताया मैं और फिर नेक्स्ट उसको सिंपल और कंटिन्यूअस टेंस में चेंज किया है उसका। नंबर 1 है, मदर पील पोटैटोज इन द किचन एट प्रेजेंट, यानी अभी फ़िलहाल अम्मी जान जो हैं वो किचन में आलू छील रही हैं। तो क्या आएगा, मदर इज़ पीलिंग पोटैटोज, मदर पीलिंग पोटैटोज, आलू छील रही है, इज़ पीलिंग, ठीक है, छील रही है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इन द किचन, किचन में, एट प्रेजेंट अभी फ़िलहाल मौजूदा वक्त में, ठीक है। इज़ पीलिंग, पील इज़ पीलिंग, बाकी जो सेंटेंस है वो सेम वैसा रहेगा, सिर्फ वर्ब के साथ चेंजेस होंगे, ठीक है। नंबर 2, दे लीड अ हैप्पी लाइफ, वो खुश ज़िंदगी बसर करते हैं या गुजारते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, दे लीड अ हैप्पी लाइफ, वो खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसको करेक्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, दे आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, वो खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माई अंकल ऑन दिस हाउस, मेरे चचा ये घर अपने कब्ज़े में रखते हैं, बट आई लिव इन इट, लेकिन मैं इसमें रहता हूँ, एट प्रेजेंट मौजूदा वक्त के लिए या मौजूदा दौर के लिए। माई अंकल ऑन्स दिस हाउस, यानी ये घर जो है ये मेरे चचा का है, मेरे चचा की मलकियत है, बट आई लिव इन इट, लेकिन मैं इसमें रहता हूँ, एट प्रेजेंट मौजूदा, यानी मौजूदा वक्त में मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, आई नॉट विश टू टॉक अबाउट दिस मैटर एट प्रेजेंट, यानी मैं इस टॉपिक पे या लेसन इस मसले पर, आई नॉट विश टू टॉक अबाउट दिस मैटर एट प्रेजेंट, यानी इस मसले पर मैं अभी फ़िलहाल बात नहीं करना पसंद करता, ठीक है। आई डोंट विश टू टॉक अबाउट दिस मैटर एट प्रेजेंट, मैं इस यानी इस मसले को हल नहीं करना चाहता। आई डोंट विश टू टॉक अबाउट, मैं इस मसले के मतलब बातचीत नहीं करना चाहता, ठीक है, फ़िलहाल बातचीत नहीं करना चाहता। आई डू नॉट, नॉट विश की जगह डू नॉट विश,
ठीक है, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। नंबर 5 है, इज़ द गार्डनर वाटर द प्लांट्स, आस्क्ड माई फादर। इज़ द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, यानी क्या गार्डनर जो है वो पौधों को पानी दे रहा है। आस्क्ड माई फादर, मेरे वालिद साहब ने पूछा, ठीक है। नंबर 6 देखें, ज़ारा ज़ारा द पोइट्री एडमायर द पोइट्री ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ठीक है। तो इसको देखते हैं कौन से टेंस में है। ज़ारा एडमायर्स द पोइट्री ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ठीक है। नंबर 7, I understand what you try to tell me. Yes, I usually, no, number 7, I understand what you try to tell me. I am understanding, मैं समझ रहा हूँ, what you are telling to me. You are telling, trying to tell me, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई एम अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और यू आर ट्राइंग ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, नंबर 8, आई यूजली गो टू स्कूल बाय बस बट टुडे आई गो ऑन फुट, ठीक है। आई यूजली गो टू स्कूल बाय बस बट टुडे आई गो ऑन फुट, ठीक है। यानी ये यूजुअली रूटीन की बात हो रही है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अच्छा, नंबर 9 देखिए, आई नो व्हाट यू थिंक अबाउट, मैं जानता हूँ जिसके मुतालिक आप जान चुके हैं। आई नो व्हाट यू थिंक अबाउट, ठीक है, मैं जानता हूँ कि आप मुझे कि आप क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं। नंबर 10 देखें, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स फ्रेम अ टाइम टेबल फॉर द हॉलीडेज़, ठीक है। अ टीचर इज़ एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स, एक टीचर मशवरा दे रहा है द स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों को, टू फ्रेम बॉडी इन टाइम, टू फ्रेम टाइम टेबल, कि वो टाइम टेबल बनाएं या फिर फॉर द हॉलीडेज़, छुट्टियों के लिए टाइम टेबल फ्रेम करें, ठीक है, यानी बनाएं। तो ये हमने सेंटेंसेस भी चेंज कर लिए, यानी उसमें सिंपल पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हम आगे शुरू करने जा रहे हैं, बहुत टेस्ट कर लिया आपने, तो आप को अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करते हैं, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करते हैं, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। जब आप वो प्रेस करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से इजीली आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine by the grace of Allah Almighty, and are busy in your studies, waiting for summer vacations and enjoyments. Yeah? Okay, let's start the studies. Come to our lesson. Here is the writing skill. यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज में राइटिंग स्किल्स, इसमें पैराफ्रेजिंग स्किल्स, यानी पैराफ्रेजिंग बोलते हैं तशरीह करना, एक्सप्लेन करना, यानी इन ऑन वर्ड्स, अपने अल्फाज में, यानी वर्सेस को, लाइंस को, स्टैंजास को अपने इन ऑन वर्ड्स एक्सप्लेन करना, ठीक है, यानी इजी लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करना, उसको हम पैराफ्रेजिंग बोलते हैं, ठीक है। और प्रोज की, यानी अगर स्टैंजा है, लाइंस हैं, वर्सेस हैं,
तो उसको हम प्रोज की शक्ल में राइट करेंगे इजी लैंग्वेज में, ठीक है। उसको पैराफ्रेज बोलते हैं। अच्छा, पैराफ्रेजिंग द गिवन लाइंस इन योर ओन वर्ड्स, ये आपकी यूनिट नंबर 3 की पोएम द ट्विन से लिया गया। लुक हियर, इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब, I grew so like my brother that folks go taking me for him, and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch, for one of us was born a twin, yet not a soul knew which. ठीक है, आप ट्रांसलेशन तो इसकी कर ही चुके हैं, आपको समझ होगी, लेकिन अब हम इसको इजी लैंग्वेज में यानी प्रोज की सूरत में हम पैराफ्रेज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, हियर इज द पैराफ्रेजिंग द लाइन्स। ओके, इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द फिजिकल रिजेम्बलेंस विद हिज ब्रदर। इन लाइन्स में जो पोएट है वो क्या बयान कर रहा है, जिस्मानी जो रिजेम्बलेंस है अपने भाई की, वो उसके बारे में बात कर रहा है। दे वर ट्विंस, द पोएट एंड हिज ब्रदर वर ट्विंस, वो ट्विंस थे, जुड़वा थे। ही सेज दैट बाय फेस एंड फीचर्स वी वर सेम, यानी कि फेस और खुदो खाल से यानी चेहरे और नकूश से हम बिल्कुल सेम थे, एक जैसे थे। Even growing old, our identities were remained the same, ताकि बढ़ने के साथ साथ हमारी जो आइडेंटिटीज़ हैं, हमारी जो शनाख्त है वो बिल्कुल एक जैसी रही, यानी कि हम बिल्कुल एक जैसे रहे। We were too identical, हम बिल्कुल हम इतने एक जैसे थे that nobody could recognize us, कि कोई शख्स भी हमें पहचान नहीं सकता था। They took me as my brother, यानी राइटर जो पोइट है वो लोगों की बात कर रहा है। They took me as my brother, लोग जो हैं वो मुझे भाई के तौर पे लेते थे, मुझे भाई समझते थे, मुझे मेरा भाई समझते थे। And my brother in place of me, और मेरी जगह पे मेरे भाई को समझते थे, यानी हम दोनों को एक दूसरे के तौर पर लेते थे। They remained confused, वो कंफ्यूज रहते थे, परेशान रहते थे। इन द वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त के पहचानने के तौर पर वो कंफ्यूज रहते थे। द पीपल असाइड, इवन आवर फैमिली एंड रिलेटिव्स कांट बी एबल टू रिकॉग्नाइज अस, यानी लोग तो एक तरफ रहे, हमारे ख़ानदान और रिश्तेदार भी हमें पहचानने के काबिल नहीं हो सकते थे, पहचान नहीं सकते थे। एंड दिस थिंग, और ये चीज़ इंटेंसिफाइड द प्रॉब्लम, मसले को या मामले को शदीद करती थी, ज़्यादा गहरा करती थी, गंभीर करती थी, ऐसे कह लें। अच्छा, बिकॉज वी बोथ वर ट्विंस, क्योंकि हम दोनों ट्विंस यानी जुड़वा पैदा हुए थे बाय पैदाइशी तौर पर। एंड नोबडी नो, और कोई शख्स नहीं जानता था कि दैट हु वाज हु, कि कौन कौन था, ठीक है। तो ये पैराफ्रेजिंग हो गई, और अब हम देखते हैं समरी स्किल्स को। राइटिंग स्किल में ये पार्ट भी है, समरी स्किल्स। अच्छा, समरी जो है वो एक तरह से जो आपकी पोएम होती है या लेसन होता है, वो उसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। यानी उसी में से एक कह लें निचोड़ लिया होता है, उसमें से आइडियाज़ को एक्सट्रैक्ट करके एक समरी बयान की होती है, और उसमें यानी इस तरह से कह लें कि प्रोज की पैराग्राफ की सूरत में हम राइट करते हैं समरी। यानी अगर पोएम है तो हम प्रोज में पैराग्राफ की सूरत में हम समरी राइट करेंगे, और इसी में समरी में सेंट्रल आइडिया जो होता है उसको भी बयान किया होता है, यानी मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ डिस्क्राइब्ड इन द समरी। ओके, राइट द समरी ऑफ द पोएम द ट्विंस। अच्छा, यहाँ पे समरी का जो है वो माइंड मैप दिया हुआ है, समरी राइटिंग टिप्स, कि समरी कैसे राइट करते हैं।
यस, हेयर इज़ समरी राइटिंग टिप्स कि सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट इन योर ओन वर्ड्स, यानी अपने अल्फाज में लिखिए। यूज़ ओनली थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, नेम एट्सेट्रा। यानी कि हम जब समरी राइट करते हैं तो जिसकी भी बात कर रहे होते हैं उसमें हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, यानी ही, शी, इट, दे और कोई भी नेम हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फोकस ऑन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द पोएम, इन जो पोएम में इवेंट्स बयान हुए हैं उनकी तरतीब के लिहाज से उन पर फोकस करना है, ठीक है। उनकी तरतीब फोकस करना है, यानी सीक्वेंस के साथ जो भी इवेंट्स आ रहे हैं उनको बयान करना है तरतीब के साथ, ठीक है। रीड एंड ओमिट अननेसेसरी डिटेल्स, जब आप समरी राइट कर लेते हो तो फिर उसको दोबारा से रीड करें और जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं उसको ओमिट कर दें, यानी उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। एंड जोट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, जोट डाउन ऑल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे जल्दी से लिखिए, यानी जोट डाउन का मतलब होता है पॉइंट्स को दोबारा से रिकलेक्ट करना, दोबारा से इकट्ठे लिखना, ठीक है। जोट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी सब जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सबको लिखिए। अच्छा, तो चलिए हम समरी राइट करते हैं। यस, हियर इज़ द समरी, द ट्विंस। समरी इज़ द पोएम द ट्विंस, ओके। दिस पोएम इज़ रिटन बाय हेनरी सेम्ब्रोक ली, ठीक है। ये राइटर का वो पोइट का नेम है हेनरी सेम्ब्रोक ली। ही वॉज अ पोइट एंड प्ले राइट, वो एक शायर और प्ले राइट बोलते हैं ड्रामा लिखने वाले को, यानी ड्रामा राइट करते थे। वो एक शायर थे और ड्रामा राइटर थे, ठीक है। प्ले ड्रामा को बोलते हैं, ठीक है। प्ले राइट ड्रामा राइटर थे। ही स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम हिज अर्ली एज, आपने अपनी इब्तदाई तालीम से अपनी इब्तदाई एज से अवाइल उम्री से आपने राइटिंग यानी लिखना स्टार्ट किया। ही वॉज अ ब्रिलियंट एंड विटी पर्सन, आप बहुत ज़हीन और काबिल शख्स थे, अक्लमंद शख्स थे। एंड अ ह्यूमरस सिंगर, और मज़ाहिया गुलकार थे। द पोएम द ट्विंस हैज़ ह्यूमरस टोन, जो ये जो पोएम है जिसके बारे में हम समरी राइट कर रहे हैं, द ट्विंस, इसकी मज़ाहिया एक कह लें कि मज़ाहिया लहजा है। हैज़ अ ह्यूमरस टोन, मज़ाहिया लहजा है, यानी एक कॉमिक सेंस में लिखी गई है। द पोएम इज़ अबाउट फिज़िकल रिजेम्बलेंस विच शेयर्ड बाय आइडेंटिकल ट्विंस, यानी जो नज़म है वो जिस्मानी शबाहत के मतलब लिखी गई है, जो कि आइडेंटिकल ट्विंस जो यानी एक जैसे जुड़वां थे उनकी तरफ से शेयर की गई है, ठीक है। उन्होंने ये बताया है और उनके बारे में ये पोएम राइट की गई है, ठीक है। दे क्रिएट अ कन्फ्यूजन अमंग्स द पीपल, यानी जो ट्विंस हैं वो लोगों के दरमियान कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, परेशानी पैदा करते हैं, ठीक है। इट शोज़ द प्रॉब्लम्स आर फेस्ड नॉट ओनली बाय द ट्विंस बट देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स टू, यानी इस पोएम में ये दिखाया गया है कि ये इट शोज़ द प्रॉब्लम, ये जाहिर करता है कि सिर्फ ट्विंस को मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता था, बल्कि उनके ख़ानदान और दोस्तों को भी यानी मुसीबतों से दोचार होना पड़ता था, यानी कि वो भी इन्हीं मसाइल का सामना करते थे। यानी ट्विंस के साथ साथ उनके फैमिलीज और फ्रेंड्स जो थे वो भी यही सामना करते। अगर ट्विंस को अगर उनके आइडेंटिकल रिजेम्बलेंस की वजह से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो उनके जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं वो भी उन्हें भी मुश्किलात आती थी और वो यानी उन्हें मुश्किल पेश आती थी उनको पहचानने में कि कौन कौन है, ठीक है। दे डोंट आइडेंटिफाई, वो पहचान नहीं सकते थे, वो पहचानते नहीं थे वन फ्राम द अदर, एक से दूसरे के साथ, यानी एक दूसरे को अलग से पहचान नहीं सकते थे। ही टेल्स अस, वो हमें यानी पोइट की बात हो रही है, ही टेल्स अस, वो हमें बताता है दैट ही एंड हिज ब्रदर, कि वो और उसका भाई वर द सेम, बिल्कुल एक जैसे थे बाय फेस एंड फीचर्स, यानी चेहरे और नकुश के लिहाज से या खुदोखाल के लिहाज से वो बिल्कुल एक जैसे थे।
द पीपल फेल्ट डिफ़िकल्टी, लोग मुश्किल महसूस करते थे, टू आइडेंटिफाई दैम, उन्हें पहचानने में, इन लोग उन्हें पहचानने में मुश्किल महसूस करते थे। देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, उनके ख़ानदान और दोस्त वर कन्फ्यूज्ड, परेशान होते थे, बिकॉज दे डिडंट नो, वो नहीं जानते थे हु वाज हु, कि कौन कौन था। ठीक है, यानी वो उनको पहचानने में दुश्वारी होती थी और वो नहीं पहचानते थे कि कौन कौन था। अच्छा, द पोएट टेल्स अस, पोएट हमें यानी इसमें हमें ये बताते हैं दैट आफ्टर बर्थ, के पैदाइश के बाद, बिफोर द नेम्स वर फिक्स्ड, नाम रखे जाने से पहले, अ नर्स वॉश दैम, एक नर्स ने उन्हें नहलाया, बाई चांस, इत्तेफाक से, दे वर मिक्सड, वो मिल गए यानी गड़बड़ हो गए, एंड दिस मेक द मैटर वर्स, और इसने मामले को या मसले को बदतरीन कर दिया, मुश्किल कर दिया या गंभीर कर दिया। ठीक है, वर्स का मतलब होता है बिगाड़ दिया, इस मामले को बिगाड़ दिया। देयर नेम्स हैव बीन एक्सचेंज, उनके नाम जो हैं वो अदले बदले जा चुके थे। एक्सचेंज का मतलब अदला बदला जाना, उनके नेम जो हैं वो अदले बदले जा चुके थे। देयर सेम आइडेंटिटी वर कन्फ्यूजिंग फॉर देम, उनकी जो सेम आइडेंटिटी थी, जो सेम जो पहचान थी, एक जैसा जो होना, वो उनके लिए परेशान कौन था। द पोएट वॉज बीटन, पोएट को मार पड़ती थी, इन द प्लेस ऑफ हिज ब्रदर जॉन, उसके भाई जॉन की वजह से उसकी जगह पर उसे मार खाना पड़ती थी, बिकॉज ही वॉज अ फुलिश गाय, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ शख्स था, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ लड़का था, एंड मेड मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स भी करता था, गलतियाँ करता था। ठीक है, तो उसकी वजह से उसके भाई यानी राइटर को, जो पोइट है, उसको मार पड़ती थी। द पोइट आस्क्स द क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन, पोइट जो है वो हर किसी से यही क्वेश्चन करता था, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते, इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ मी, अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते। टू प्रूव दैट, ये साबित करने के लिए, दैट यू वर यू, कि आप हैं। ठीक है, तो ये समरी राइट हो गई, और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। Here is the paragraph writing. Write a paragraph about your daily routine using the simple present tense. Okay, यहाँ पे डेली रूटीन के बारे में पैराग्राफ राइट करने को बोला गया है, और पैराग्राफ राइटिंग में ये अगर प्रेजेंट टेंस में हम राइट कर रहे हैं डेली रूटीन का मतलब ही ये है कि जो आपके रोज़ाना की, जो रोज़ की मामूल की, जो आप दिन कैसे गुजारते हैं, उसके बारे में आप राइट करेंगे। तो जब भी आप डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे, या यानी अपने बारे में कोई बात करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, अपने माई सेल्फ के बारे में, यानी अपनी ज़ात के बारे में आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने आप को, या डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा। तो चलिए राइट करते हैं। यस, हियर इज़ माई डेली रूटीन, इट इज़ अ पैराग्राफ अबाउट माई डेली रूटीन। ओके, आई यूजली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं आमतौर पर सुबह सवेरे उठ जाता हूँ, नियरली अबाउट एट 4 o'clock, तकरीबन 4 बजे, यानी मैं सुबह सवेरे तकरीबन 4 बजे आमतौर पर उठ जाता हूँ। देन आई टेक अ शावर, फिर मैं शावर लेता हूँ, यानी बाथ लेता हूँ, गुस्ल करता हूँ, एंड डू एब्लूशन, और वज़ू करता हूँ। ठीक है, आई से फजर प्रेयर, मैं नमाज फजर अदा करता हूँ, एंड रिसाइट द होली कुरान, और कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। देन आई गो टू द पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक, तब मैं इसके बाद मैं पार्क में जाता हूँ सुबह की सैर के लिए। ठीक है, आई डू अ लिटिल बिट एक्सरसाइज देयर टू, मैं वहाँ पे थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करता हूँ। देन आई कम बैक, फिर मैं वापस आता हूँ, एंड गेट रेडी फॉर द स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। एट 7:30, 7 बजे, एज आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट, जैसे मैं अपना नाश्ता ख़त्म करता हूँ, द स्कूल वैन बीप द हॉर्न, स्कूल वैन
हॉर्न बजाती है, यानी स्कूल वैन आ जाती है। एंड आई रन टू द वैन, और मैं वैन की तरफ भागता हूँ। आई इन्जॉय माई स्कूल वेरी मच, मैं अपने स्कूल से, मुझे स्कूल में बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। आई स्टडी देयर, मैं वहाँ पे पढ़ता हूँ। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। एंड टेक अ लंच, और लंच करता हूँ। आई रिटर्न होम एट 1:30, मैं यानी 1:30 बजे, यानी 1:30 पर घर वापस आता हूँ। आफ्टर चेंजिंग माई यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद आई टेक अ नैप, मैं नींद लेता हूँ, यानी या ऐसे के कैलुला करता हूँ फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए। आफ्टर ज़ोहर प्रेयर आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। देन आई वॉच टीवी, और फिर मैं टीवी देखता हूँ। एंड एन्जॉय द चिट चैट विद मामा, और मैं अपनी मामा के साथ गपशप लगाता हूँ, गपशप को एंजॉय करता हूँ। ठीक है। आई हेल्प माई मामा, मैं अपनी मदर की हेल्प करता हूँ। व्हेन शी नीड्स इट, जब उन्हें ज़रूरत होती है। इट हेल्प्स माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई हेल्प माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं अपने बहन भाइयों की मदद करता हूँ। इन डूइंग देयर होमवर्क, उनके काम कराने में, यानी जो उन्हें स्कूल से ज़िम्मे काम मिलता है उसके कराने में मैं उनकी हेल्प करता हूँ, यानी उन्हें गाइड करता हूँ। व्हेन माई फादर कम्स, जब मेरे बाबा आते हैं, मेरे वाले साहब आते हैं। वी गो आउटसाइड, हम बाहर जाते हैं। एंड इन्जॉय द आइसक्रीम इन द आइसक्रीम पार्लर, और आइसक्रीम पार्लर में हम आइसक्रीम इंजॉय करते हैं या आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आफ्टर रिटर्निंग होम, घर वापस आने के बाद। एंड टेकिंग अ डिनर, और शाम का रात का खाना खाने के बाद। आई ऑफ़र ईशा प्रेयर, मैं ईशा की नमाज़ अदा करता हूँ। एंड देन आई गो टू द बेड, और फिर मैं बिस्तर पर जाता हूँ। हैविंग स्वीट ड्रीम्स, यानी अच्छे अच्छे ख्वाब देखने के लिए मैं बिस्तर पर चल जाता हूँ और सो जाता हूँ। ठीक है, ये डेली रूटीन के बारे में पैराग्राफ हो गया। एंड आई होप आपने सीखा होगा पैराफ्रेज के बारे में, समरी के बारे में, और पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। तो अच्छा, पैराग्राफ राइटिंग में ये इस बात का ख्याल रखें, जो सबसे यानी टॉप मोस्ट सेंटेंस होता है, वो टॉपिक सेंटेंस, जो बाकी सेंटेंसेस हैं वो सारे उसकी सपोर्ट कर रहे हो, टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है। और आपने अगर इससे सीखा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू आर द न्यू वन ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to press the bell icon button so that you can may find new lesson and new video. Okay, bye till the next video. Allah Hafiz.